हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर सेकंड है, राजा किसान और नगर। और जो CUET के लिए थीम सेकंड है, राजा किसान और नगर की, मतलब क्लास 12th बेस ही होता है CUET, आप सबको पता होगा। तो ये वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी MCQs बनते हैं, जो भी PYQ रह चुके हैं CUET के अंदर, और जो भी बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, वो सब इसमें लिए हुए हैं। इससे बाहर ना तो CUET में कुछ आएगा, ना ही क्लास 12th के बोर्ड में कुछ आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है A to Z MCQs महाकुंभ, मतलब इसमें जितने भी हैं सारे MCQ दिखाए जाएंगे। ये बोर्ड में भी हेल्प करेंगे और CUET का एग्ज़ाम बहुत पास है। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हर चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ा जाए, तो सिर्फ MCQs को समझ लो और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ उनको लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, ऋग्वेद का लेखन किन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा किया गया? A गंगा और यमुना, B सिंधु और इसकी उपनदियों, C कृष्णा और गोदावरी, D नर्मदा और तापसी। तो इसका आंसर है सिंधु और इसकी उपनदियों। मतलब ऋग्वेद का लेखन सिंधु और इसकी उपनदियों के किनारे जो रहते थे उनके द्वारा किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बनता है एक, इसको लिख लेना। सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उनको आप लिखते चलो। महापाषाण मेगालिथ्स का संबंध किससे है? विशाल महल बनाना, खेती के नए औजार, शवों के अंतिम संस्कार के पत्थर के ढांचे, सोने की खदानें। तो इसका आंसर है ऑप्शन C, शवों के अंतिम संस्कार के पत्थर के जो ढांचे होते थे वो महापाषाण यूज़ किए जाते थे। महापाषाण कुछ इस तरह का पत्थर होता है, ये देख सकते हो आप। ये पत्थरों के ढांचे थे जो अंतिम संस्कार के लिए यूज़ होते थे। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला? तो जेम्स, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ते पढ़ते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1830 के दशक में उन्होंने इन दो लिपियों को पढ़ा था। ठीक है। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो प्राचीनतम जो भी अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। प्राकृत प्राकृत जन सामान्य यानी कोमल पीपल की भाषा थी, जो प्राकृत भाषा थी। अब 16 महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलिगार्की या समूह शासन का क्या अर्थ है? मतलब समूह शासन का अर्थ क्या होता है? जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। इस तरह का कुछ समूह मान लो, जैसे पुरुषों के एक समूह होगा, उसके हाथ में सत्ता होगी, पावर होगी, जैसे वज्जी संघ में था। किस महाजनपद को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो मगध को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मगध की पहली राजधानी राजगाह का क्या अर्थ है? तो इसका राजगाह आप नाम से ही समझ सकते हो, राजाओं का घर। ठीक है। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना कब शुरू की? तो उनने लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी यानी 6th सेंचुरी BCE। ठीक है। तो धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड MCQ देख लेते हैं अब। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो ये कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक के अनुसार धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों का जीवन इस संसार और अगले संसार में अच्छा करना, ये धम्म का उद्देश्य था अशोक के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में स्वर्णगिरी क्यों महत्वपूर्ण था? तो सोने की खदानों के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये कर्नाटक में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य गतिविधियों के लिए कितनी उपसमितियां थी? तो 6 उपसमितियां थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक समिति थी और 6 उपसमिति थी। धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त विशेष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है धम्म महामात। धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त विशेष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? धम्म महामात। ये याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दैविक राजा और गुप्त साम्राज्य यानी डिवाइन किंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं के समान प्रस्तुत करने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब जो कुषाण जो भी राजा महाराजा होते थे, जो शासक होते थे, वो खुद को क्या करते थे, जो देवताओं के समान, देवताओं से रिलेटेड दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। ये चीनी शासकों यानी हेवन बोर्न से प्रेरित थे। ठीक है, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? ये प्रयाग प्रशस्ति की जो है इसकी रचना की थी हरिसेन ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे और ये संस्कृत में लिखी गई है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे और ये संस्कृत में लिखी गई है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मतलब नए सिरे से शुरुआत की बात करें, रिपेयर की। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शक शासक ने अपने खर्चे से करवाया? तो रुद्रदमन, ये नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुद्रदमन। अब बदलता हुआ देहात यानी जो ग्रामीण इलाका मान लो वो बदलता हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। गंधतिंदु जातक कथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक कुटिल राजा और उसकी प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाना। यह कथा एक कुटिल राजा और उसकी प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जो एक गंधतिंदु जातक कथा थी। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। धान की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटेशन के कारण उपज में वृद्धि हुई, लेकिन इसके लिए किन क्षेत्रों की आवश्यकता थी? जहाँ पानी बहुत आयात मतलब बहुत मात्रा में आयात किया जाता हो, ऐसे क्षेत्र की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो गृहपति शब्द होता था उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो छोटे किसान होते थे और जो बड़े जमींदार होते थे उनके लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संगम साहित्य के अनुसार वेल्लार वेल्लार किसे कहा जाता था? तो जो बड़े जमींदार होते थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोट की बात करें तो हलवाहा को उल्लार और दास को अधिमाई कहा जाता था। भूमिदान और प्रभावती गुप्त यानी लैंड ग्रांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने इतना कर लिया है लगभग। भूमिदान और प्रभावती गुप्त। तो 8वां क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस प्रसिद्ध गुप्त शासक की पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग जो भूमि थी, टैक्स नहीं लिया जाता था, उसी को अग्रहार कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों के अनुसार प्रभावती गुप्त के अभिलेखों के अनुसार दंगुण गांव को किन वस्तुओं को देने के दायित्व से मुक्त किया गया था? तो उपरोक्त सभी इसके जो घास, जानवरों की खाल और कोयला, मदिरा और नमक, फूल और दूध, ठीक है, इन चीज़ों से मुक्त किया गया था। इमेज में भी देख सकते हो आप। 11वां क्वेश्चन इस तरफ है, ये मैच दी फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये मैच करना है, तो इसका आंसर है, आंसर ए है। जो हर्ष चरित्र है वो भानभट्ट के द्वारा लिखी गई है और मनुस्मृति ये विधि ग्रंथ है। और कुदाल कुदाल पहाड़ी या पर्वतीय खेती को दर्शाता है। और ताम्रपत्र भूमि दान का प्रमाण। ठीक है, इसका आंसर है ए। 12वां है, इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान का एक कारण राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राजाओं का सामंतों पर नियंत्रण कम होने लगा था, इसलिए वे समर्थक जुटा रहे थे, कमजोर हो रहे थे ना, मतलब राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होना। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? राजा का सामंतों पर नियंत्रण कम होने लगा था, इसलिए वे समर्थक जुटा रहे थे। अब नगर और व्यापार से रिलेटेड, टाउन एंड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र का विकास किस गांव से हुआ था? तो इसका आंसर है पाटलीग्राम। उत्तरी
कृष्ण मार्जित पात्र NBPW का उपयोग संभवतः कौन करता था? तो जो अमीर लोग, जो संभ्रांत वर्ग होते थे, वो उपयोग करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दानात्मक अभिलेखों यानी वोटिव इंस्क्रिप्शंस में किसका विवरण मिलता है? धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान और दाता का व्यवसाय, इस चीज का विवरण मिलता है। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? जो उत्पादक होते थे और जो व्यापारी होते थे, उनके संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्रेणी कच्चा माल खरीदती थी और तैयार माल बेचती थी। पेरिप्लस और एरिशियन, पेरिप्लस और एरिशियन शब्दों का क्या अर्थ है? तो समुद्री यात्रा और लाल सागर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। पेरिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा और एरिशियन का अर्थ है लाल सागर। ठीक है। अब सिक्के और राजा से रिलेटेड, कॉइन्स एंड किंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स को किस धातु से बनाया गया था? तो चांदी और तांबे से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शासकों की प्रतिमा और नाश के साथ, सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? मतलब प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक जो होते थे। 8वां क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसने जारी किए? मतलब जो बड़े पैमाने पर जो सोने के सिक्के की बात करें, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसने जारी किए थे? तो कुषाण राजाओं ने। इनका वजन रोमन सम्राटों के सिक्कों के बराबर था। पंजाब और हरियाणा के किन कबायली गणराज्यों ने हजारों की संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? तो योध्या। ठीक है। सोने के सबसे भव्य यानी ग्रांडेस्ट सिक्के की बात करें तो किसने जारी किए थे? तो गुप्त शासकों ने। इनका सोना हाई क्वालिटी का होता था, अति उत्तम होता था। लिपियों का अध्ययन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? 1838 ईस्वी में। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को पढ़कर अशोक के शिलालेखों को समझा। खरोष्टी लिपि को पढ़ने में किन सिक्कों से सहायता मिली? हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों से। ठीक है। हिंद यूनानी सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी यानी ग्रीक और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखे होते थे। इससे खरोष्टी को पढ़ने में सहायता मिली। ठीक है। 8वां अभिलेखों की सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभिलेखों से प्राप्त जानकारी तकनीकी सीमा क्या हो सकती है? अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की तकनीकी सीमा, मतलब जो अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है उसकी तकनीकी सीमा क्या हो सकती है? तो ये सारी हो सकती है, जैसे इसमें लिख रखा है अक्षरों का हल्का उत्कीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना, वास्तविक अर्थ का स्पष्ट ना होना। ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में सामान्यतः किन बातों का उल्लेख नहीं मिलता की बात हुई है? तो राजाओं के विजय का तो वो मिलता है अभिलेखों में उल्लेख। दान का विवरण, जो ब्राह्मणों को भी दान दिए जाते थे और जिस भी तरह के राजाओं के द्वारा दान दिए जाते थे वो सब विवरण मिलता है। और विशेष अवसरों का वर्णन भी मिलता है। लेकिन जो खेती और दैनिक प्रक्रिया है और आम जनता के सुख दुख, इस चीज़ का विवरण नहीं मिलता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब ये CUET के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। मुद्रा शास्त्र क्या है? यानी मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन यानी मुद्रा शास्त्र, मतलब जिस भी शब्द के आगे शास्त्र लग जाए, जैसा अभिलेख शास्त्र हो गया, मुद्रा शास्त्र हो गया, जहाँ पर भी शास्त्र लिख जाए मतलब उस चीज का अध्ययन। जैसे अभिलेख शास्त्र मतलब अभिलेखों का अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर मुद्रा लिखा है, मुद्रा शास्त्र यानी मुद्रा के अध्ययनों को।
तो इसका आंसर क्या है? सिक्कों का अध्ययन, उनके चित्र और धातु का विश्लेषण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवानाप्रिय उपाधि का क्या अर्थ है? तो देवताओं का प्रिय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर सीयूईटी में पूछे जाते हैं ये वाले। और ये क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। अशोक के अभिलेख और सिक्कों के अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही थी? तो एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों की उपाधियों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान नगरों के प्रशासन के बारे के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी कौन देता है? तो जो मेगास्थनीज की इंडिका है, जो मेगास्थनीज ने 6 उप समितियों का जिक्र किया है, जो नगर और सेना का प्रशासन देखती थी। तो मतलब जो मेगास्थनीज की इंडिका है ना, वो मौर्य काल के दौरान नगर के प्रशासनों के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी देती है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कनिष्क जो था वो किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण वंश का था ये। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अग्रहार भूमिदान किसे दिया जाता था? तो ये ब्राह्मणों को दिया जाता था, जो अग्रहार भूमिदान होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग कहाँ बढ़ा था? तो गंगा और कावेरी की घाटियों में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। लोहे के जो फाल वाले हल का प्रयोग होता था वो बढ़ गया था। तो इसका आंसर है बी। 7वां क्वेश्चन है, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो राजाओं के निजी पत्रों का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं समझा देता हूँ, जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। ये जो है CUET के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। समझाना क्या है, आप पढ़ लेना। एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, इसको पढ़ लेना। ठीक है। अब थोड़े और MCQ बचे हैं, उनको पढ़ के ख़त्म करते हैं वीडियो। तो अभिलेख शास्त्र की तकनीकी सीमा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये उपरोक्त सभी है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हरिश्चरित्र के लेखक बाण भट्ट ने विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की बस्ती का वर्णन किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरा है, प्रभावती गुप्त के दंगुन गांव के वाले अभिलेख में अग्रहार के बारे में क्या विशेष रियायत दी गई थी? तो ये उपरोक्त सभी आप पढ़ लेना ऑप्शन। पेरिप्लस ऑफ एस्ट्रिशियन सी लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? यूनानी समुद्री यात्रा। ठीक है। पेरिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा और एरिशियन का मतलब है लाल सागर। मथुरा से मिली एक मूर्ति पर बने अभिलेख में नागपिया नामक महिला को किसका विवरण दिया गया है? तो एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी थी ये दिखाता है उस समय महिलाएं भी धार्मिक स्थलों को दान देती थी। तो ये कुछ डेट्स लिख रखी हैं, ये डेट्स है और कुछ ये टिप्स हैं, ये पढ़ लेना आप। ठीक है। इसी के साथ आप क्लास 12 का बोर्ड देने वाले होगे, क्लास 12 में आए होगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और जो CUET का भी जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है और कभी भी CUET का एग्ज़ाम होगा, तो चैप्टर 2 जो राजा किसान और नगर है, या फिर थीम 2 बोल सकते हो, उसमें इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है। जिसने बुक रीडिंग करी होगी उसके लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है, और जिसने नहीं करी होगी वो भी, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया उनको तो लिखते चलना, उनको लिख लेना वीडियो देखते देखते।
या फिर समझते हुए चलना, ठीक है। इसी के संग ये वीडियो ओवर हो जाती है। आप CUET देने जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। और क्लास 12th में भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो MCQ की, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी MCQ आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।